नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम टॉर्क इन डीसी मोटर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ में हम समझेंगे कि टॉर्क कैसे डिराइव होता है, डीसी मोटर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर में टॉर्क का क्या रिलेशन है। तो आइए आज मैं एक सबसे सिंपल सा डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली टॉर्क। क्योंकि जब भी बच्चों से टॉर्क पूछा जाता है तो या तो वो एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करके आपको दिखाते हैं या फिर वो टॉर्क को किसी कंफ्यूजिंग वर्ड से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। आज के बाद आप हमेशा के लिए बोल सकते हैं कि टॉर्क इज अ टर्निंग और ट्विस्टेड मूवमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड्स है यहाँ पे, टर्निंग एंड ट्विस्टेड मूवमेंट ऑफ द फोर्स, जिसकी वजह से मींस अबोव वन एक्सिस, मींस एक एक्सिस पे मैंने ट्विस्टेड एंड टर्निंग फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उसमें रोटेशन स्टार्ट होगा। मींस इट इज अ टर्निंग और ट्विस्टेड मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑन एक्सिस विच प्रोड्यूस रोटेशन। जब हम टॉर्क की बात करेंगे तो फोर्स लगाने के बाद रोटेशन होना मैंडेटरी है। अगर रोटेशन होगा तो घूर्णन हो रहा है, टॉर्क हो रहा है, और अगर रोटेशन नहीं होगा तो इट इज जस्ट अ सिंपली फोर्स, सिर्फ बल लग रहा है। टॉर्क को मैथमेटिकली हम फोर्स के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू, मैं यहाँ रोटेशन के रिस्पेक्ट में मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, उस रेडियस की बात कर रहा हूँ जिसमें ट्विस्टेड या फिर टर्निंग मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे फोर्स का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन, और मैंने रेडियस को मीटर ले लिया, मीन्स न्यूटन मीटर। इसको हम ऐसे यहां समझ सकते हैं कि मैंने एक शाफ्ट लिया जिससे लोड ऑपरेट होने वाला है। बच्चों लोड में मैं फोर्स एफ लगा रहा हूं। अब इसी शाफ्ट को मैं यहाँ अगर इसको पुली के रिस्पेक्ट में समझाने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो रेडियस है वो आर है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है लोड के वजह से, उसकी वजह से जो मोशन होगा और यहाँ जो टॉर्क डेवलप होगा, उसकी जो मोमेंट होगा, उसकी जो स्पीड होगी, वो मैंने आरपीएम में ले लिया, रिवोल्यूशन पर मिनट में। तो आइए कुछ बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन से हम टॉर्क और पावर के बीच का रिलेशन डेवलप करते हैं। आई होप आप में से हर कोई जानता होगा पावर है क्या। सिंपल भाषा में हम पावर बोलते हैं इट इज द वर्क डन अपॉन टाइम। मींस वर्क डन को आप ऑलरेडी पहले जानते हैं वर्क डन क्या है, और यहाँ टाइम मैं सेकंड में ले रहा हूं। यानी आप यहाँ फोर्स को, पावर को, टाइम को आपस में फिर से कोरिलेट कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वर्क डन, तो जो आप वर्क डन आप अभी तक 12th क्लास में पढ़े हैं उसी के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि वर्क डन इज अ फोर्स इनटू डिस्टेंस। मींस वर्क डन कहीं ना कहीं फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। कहीं कहीं हम डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसी हम रिलेशन को यहाँ फिर से मेंशन करते हैं कि अगर यहाँ मैं पावर कैलकुलेट करने वाला हूँ तो एग्जैक्टली मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा पावर। यहाँ मैं पावर को आपके लिए लेटर पी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मुझे जो पावर कैलकुलेट करना है, यहाँ मैं पावर कैलकुलेट करूंगा वन रिवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। मीन्स वर्क डन इन वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर में जो वर्क डन हो रहा है। मीन्स मैं मेंशन कर सकता हूं बच्चों वर्क डन इन वन रिवोल्यूशन। मीन्स एक रिवोल्यूशन में जो वर्क डन होगा, साथ में एक रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगेगा, मीन्स टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन। टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों जैसे हमने ईएमएफ इक्वेशन कैलकुलेशन में कैलकुलेट किया था टाइम, और आप जानते हैं वो वैल्यू क्या है जो हमने कैलकुलेट किया था। आइए इसका मैथमेटिकल वैल्यू हम लिख लेते हैं। वर्क डन इन वन रिवोल्यूशन की मैं बात करूं तो फोर्स इनटू रिवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ मेंशन करूंगा दैट इज 2 पाई आर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो आर है। तो एक रिवोल्यूशन में जो पेरीमीटर होगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा, वो 2 पाई आर होगा। आप जानते हैं 12th में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। मैं टाइम टेकन की बात कर रहा हूँ, एन आरपीएम, एन रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में वो एन चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 60 बाई एन। ये प्रोडक्ट का साइन है। तो बच्चों यहां से एक बेसिक सा रिलेशन हमारे सामने आ गया कि पावर इक्वल टू फोर्स इनटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 60, और ये ऊपर चला जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा इनटू एन।
अब आइए इनमें से जो नोन क्वांटिटीज है जो हम पहले से जानते हैं उससे इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखेंगे फोर्स है और साथ में रेडियस यानी डिस्टेंस है। तो इस फोर्स और जो रोटेट हो रहा है उसके डिस्टेंस यानी रेडियस के फॉर्म में लिया तो F इंटू आर को मैं टॉर्क लिख सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ से कांस्टेंट बनेगा दैट इज 2πn/60 और यहाँ बन जाएगा F इंटू आर और F इंटू आर को मैं लिखूंगा टॉर्क। तो इक्वेशन बन जाएगा 2πn/60 इंटू टी। तो एक रिलेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, याद होगा आपको, उसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। 2πn/60 को मैं बोलूंगा ओमेगा, मीन्स टॉर्क पावर इक्वल टू ओमेगा इंटू टॉर्क, जहां पे ओमेगा है एंगुलर स्पीड और एंगुलर स्पीड की वैल्यू होती है 2πn/60 और एंगुलर स्पीड की जो यूनिट लूंगा वो लूंगा मैं रेडियन पर सेकेंड। ये रिलेशन ऑफ टॉर्क का हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब इस रिलेशन को हम डीसी मोटर के रिस्पेक्ट में समझेंगे और समझेंगे कि कैसे यहाँ पे आप इक्वेशन को कोरिलेट करेंगे। तो पावर यहाँ पे n और t, क्योंकि बाकी जो दो क्वांटिटीज 2π/60 कांस्टेंट है, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड टॉर्क। यानी टॉर्क की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, टॉर्क की वैल्यू घटाएंगे तो पावर जो बनेगा वो बढ़ेगा और पावर की वैल्यू घटेगा। आगे हम डिटेल में ऐसे पावर फ्लो इक्वेशन स्टडी करेंगे। ऑलरेडी आप जनरेटर का पावर फ्लो स्टडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, जहां पे आपने देखा होगा कि कैसे जनरेटर में यानी डीसी मशीन में पावर फ्लो होता है। मोटर और जनरेटर में पावर फ्लो बस रिवर्स होगा। यानी जब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज आप देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज यानी शाफ्ट में आपको आउटपुट मैकेनिकल पावर चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज देने से जो आपके आर्मेचर में टॉर्क जनरेट होगा, उसमें से जो माइनस होगा, जो लॉसेस माइनस होंगे, कौन कौन से, रोटेशनल लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, इन लॉसेस को माइनस करने के बाद फाइनली आपको शाफ्ट का टॉर्क मिलता है बच्चों। और इसी शाफ्ट के टॉर्क को हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे और अभी हम देखेंगे कि कैसे पावर और टॉर्क हमारे डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स को किस प्रकार से शो करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इसी टॉर्क के रिलेशन को आगे और एक्सटेंड करते हैं। इसी शाफ्ट के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे सबसे पहले हमारे शाफ्ट में जो टॉर्क बनेगा वो यूजफुल टॉर्क में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे यूजफुल टॉर्क को लेने के लिए हम अपने रोटेशनल लॉसेस को अपने आर्मेचर टॉर्क में से माइनस करते हैं। तो आइए इस मैथमेटिकल रिलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या रिलेशंस डेवलप होंगे हमारे टॉर्क और करंट के। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं अपने टॉर्क की, आर्मेचर टॉर्क की। तो आर्मेचर टॉर्क का इक्वेशन में पुराने इक्वेशन से एनालाइज करके लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 2πn/60 और यहाँ जो टॉर्क मैं कैलकुलेट करूंगा दैट इज आर्मेचर टॉर्क। तो मैंने इसको TA मेंशन कर दिया। अब आर्मेचर में जो टॉर्क जनरेट होगा वो आर्मेचर के बैक ईएमएफ और आर्मेचर के करंट के साथ होगा, इसलिए मैं इस PA को लिख सकता हूं दैट इज EB इंटू IA और इक्वल टू 2πn/60 इंटू TA। अब ऑलरेडी बच्चों हम बैक ईएमएफ का इक्वेशन पढ़ चुके हैं, बैक ईएमएफ की वैल्यू जानते हैं, तो इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा। बैक ईएमएफ इक्वल टू होता है phi-z NP/60A into IA इक्वल टू 2πn/60 इंटू आर्मेचर का टॉर्क। कुछ चीजें जो कांस्टेंट है वो कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इस n से n कैंसिल हो रहा है बच्चों। सिमिलरली बाकी जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के रिलेशंस डेवलप होंगे। अब इसी सेम इक्वेशन से मैं यहाँ चाहूँ तो एक नया रिलेशन मेंटेन कर सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन को कोरिलेट करके कि जो पावर यानी जो P डेवलप हो रहा है, मैं इसको phi-z NP यानी P यहाँ पे नंबर ऑफ पोल को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। तो जो पावर डेवलप हो रहा है इसमें करंट और इसके बीच में आप चाहे तो कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशन डेवलप कर ले। तो इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ, यानी आर्मेचर का जो टॉर्क होगा TA, बाकी सभी क्वांटिटीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड में और सफल कर रहा हूँ, तो दैट इज 1/2π, ये 1/2π उधर जाएगा तो 1/2π, साथ में इंटू phi-z P इंटू IA/A। अब यहाँ बच्चों कुछ क्वांटिटीज वेरिएबल होंगी, कुछ क्वांटिटीज कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट को मैं एक न्यू कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे
इसकी यूनिट न्यूटन मीटर आ रही है। तो यहाँ से एक रिलेशन डेवलप हो रहा है बच्चों, आर्मेचर का जो टॉर्क है 2 पाई कांस्टेंट है, जेड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। तो इन सभी की वैल्यू को मैं कांस्टेंट मान लूंगा और यहाँ से रिलेशन डेवलप होगा, आर्मेचर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। ये सबसे यूजफुल इक्वेशन है आपके डीसी मशीन का। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसको मैं के मान रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू जेड पी अपॉन 2 पाई ए। ये कांस्टेंट की वैल्यू होगी जो हम जब चाहें तो यूज कर सकते हैं। अब बच्चों इसी इक्वेशंस को हम एनालाइज करें और हम दो कंडीशंस लेके चलें, मींस मैं इक्वेशन को चाहूं तो रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूं, TA1 अपॉन TA2 इज इक्वल टू phi 1 इंटू IA1 अपॉन phi 2 इंटू IA2। दो रेशियो मैंने ले लिया। अब यहाँ बच्चों किस मोटर के अंदर कौन सा कंडीशन डेवलप होगा वो डिपेंड करेगा उस मोटर और उसके फ्लक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डीसी शंट मोटर। जो डीसी शंट मोटर में होगा बच्चों वैसा ही कुछ होगा परमानेंट मैग्नेट। और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में क्या होगा, डीसी शंट मोटर में जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब उसकी कोई उसमें उस फ्लक्स में फील्ड करंट की वैल्यू के यानी आर्मेचर करंट या फील्ड करंट की वैल्यू को चेंज करने से हम कोई चेंज नहीं करते, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्लक्स होता है। इसीलिए इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर में 1 मान के चल रहा हूं। इस इक्वेशन में मैं देखूंगा टी ए प्रोपोर्शनल टू आई ए होगा, क्योंकि यहाँ पे फाई कैसे कंसिडर हो रहा है, कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है। तो इसके अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिखेंगे तो दैट इज TA1 अपॉन TA2 इज इक्वल टू IA1 अपॉन IA2, क्योंकि दोनों कंडीशंस पे, दोनों लोड आर्मेचर के करंट पे, दोनों टॉर्क में जो आपका फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको आप री एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे TA2 अपॉन TA1 इक्वल टू IA2 अपॉन IA1। यहाँ पे TA2 TA1 आर्मेचर के टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, IA1 IA2 आर्मेचर के करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहे तो बुक के नोटेशन में यूज कर सकते हैं, यानी जिसको मैंने TA1 लिखा आप उसको सिंपली T भी लिख सकते हैं। आइए अब हम दूसरे मोटर की बात करते हैं, दैट इज सीरीज मोटर। ये काफी इंपोर्टेंट है समझना सीरीज मोटर के केस में, क्योंकि सीरीज मोटर में दो कंडीशन डेवलप होता है। सीरीज मोटर में बच्चों जो फ्लक्स होता है वो डिपेंडेंट होता है आपके फील्ड करंट पे, और यही फील्ड करंट सीरीज मोटर में बराबर होता है आर्मेचर करंट के। ऐसे इस इक्वेशन को अगर मैं और इलेबोरेट करता तो मैं मेंशन कर सकता था बच्चों कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट इनटू आर्मेचर करंट, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होता है, पर उसकी जरूरत नहीं है, इतना बेसिक तो आप जानते होंगे। तो आइए मैं यहाँ देखता हूं जब तक सैचुरेशन नहीं हुआ है तब तक क्या रिलेशन है। तो बिफोर सैचुरेशन, ध्यान दीजिएगा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बिफोर सैचुरेशन यानी जब तक सैचुरेशन नहीं हुआ है तब तक जो टॉर्क होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। इस फ्लक्स की जगह पे लिखूंगा IA, ऑलरेडी IA है, मींस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसकी जरूरत पड़ती है हमारी डीसी मोटर के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये इसकी क्वालिटी भी है और ये इसकी डिमेरिट भी है। क्वालिटी कैसे बच्चों, अगर ये रिलेशन है इसका मतलब है हमारी डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हायर होता है और इसीलिए उसको हेवी लोड ऑपरेशंस पे हम यूज करते हैं। तो मैं रिलेशन डेवलप कर सकता हूँ T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू IA2 अपॉन IA1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये बिफोर सैचुरेशन के लिए है। और अगर सैचुरेशन हो गया तो क्या होगा बच्चों, तो अगर सैचुरेशन हो गया उस कंडीशन में बच्चों फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर यहाँ मैं सैचुरेशन का कंडीशन आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, मींस आफ्टर सैचुरेशन, सैचुरेशन के होने के बाद, सैचुरेशन का मतलब है कि अब आप फील्ड करंट को कुछ भी चेंज करेंगे फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, यानी उसकी वैल्यू हो गई कांस्टेंट।
और जैसे ही ये कांस्टेंट होगी, टॉर्क सिंपल सा डीसी शंट मोटर की तरह प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट का। मींस T2 अपॉन T1 का जो रिलेशन होगा वो IA2 अपॉन IA1 का रिलेशन के बराबर होगा, न कि उसके स्क्वायर के। तो डीसी सीरीज मोटर में जो स्टार्टिंग का टॉर्क आर्मेचर करंट का कर्व बनता है वो आप देखेंगे पैराबोलिक बनता है और बाद में स्ट्रेट लाइन बनता है। इसी सेम इक्वेशन को बच्चों हम आगे स्पीड और फ्लक्स का रिलेशन के लिए भी डिस्कस करेंगे, ताकि उसके बेसिस पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज कर सकें।